जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर। उसी क्रम में आज फिर मैं उपस्थित हूँ कालीशंकर शारदेय। आज की चर्चा हमारी संबंधित है संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को या भारत के महान्यायवादी को? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका। ए ऑप्शन यानी कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ पर? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि किसी भी न्यायालय में नहीं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, ऑप्शंस हैं, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब नहीं होता है, उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 10, 9, 7 या 5। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि 5 होनी चाहिए। आगे देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं, परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या रिट
अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन यानी कि मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका। सी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। आगे देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है कहाँ पर? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में या भारत और यूएसए दोनों में? यूएसए से तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका से है, यूके यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का प्रतीक है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ पर प्रचलित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि भारत और यूएसए दोनों, यानी कि भारत और अमेरिका दोनों देशों में न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। आगे देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, उत्तर देख लेते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बनाकर या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास करिए। कभी भी वीडियो देखिए तो हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पे आप उत्तर लिख सकें, बाद में फिर मिला सकें कि हमने सही किया है या फिर गलत। इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। इसका उत्तर देखते हैं। सी ऑप्शन यानी कि संसद द्वारा विधि बनाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 20, 10, 8 या 25। उत्तर देखते हैं इसका। बी ऑप्शन यानी कि 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तब वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, क्या है? संविधान है, न्यायिक व्याख्या है,
न्यायविदों के मत हैं या फिर संसदीय कानून है? संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका, बी ऑप्शन यानी कि न्यायिक व्याख्या। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक व्याख्या के तहत संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। आगे देखते हैं, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ऑप्शंस हैं, केवल उच्च न्यायालयों को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, जनपद न्यायालयों को। किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर दीजिए। उत्तर देखते हैं इसका, सी ऑप्शन यानी कि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ठीक है, ये थे संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।